अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर समाअत हुई और आज की समाअत काफ़ी फ़ैसला कुन रही। आज की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसे हम फुल कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो दस्तियाब जजेज़ हैं वो 10 रह चुके हैं। एक जज आज जो है वो जनूबी अफ्रीका थे, इसलिए आज बेंच में नहीं बैठ सके। 9 जजेज़ ने समाअत की है। इसे लार्जर बेंच की जगह पे हम फुल कोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल जो इस बेंच में बैठने के अहल हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए। आज की जो कार्रवाई थी वो फ़ैसला कुन इस लिहाज से भी है क्योंकि आज जब 9 रुकनी बेंच आके बैठा तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ख़ुद ये कहा गया, वकला की जानिब से दलाइल का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि उमर अता बंदयाल ने आते ही ये कहा कि आज हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह वो पाकिस्तान में नहीं है, वो दस्तियाब नहीं है, बेंच का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा मुनीर मलिक जो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला है, उनकी जानिब से दरख्वास्त भी आ चुकी है और वो आज हम मालूम है कि पेश नहीं हो सकते। लेकिन हम आज की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के हवाले से कुछ ना कुछ फ़ैसला ज़रूर करेंगे। उनकी जानिब से ये कमरे अदालत में बैठे जो वकला थे उनको ये बताया गया कि जो तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त भी शामिल है, इनका तमाम जजेज़ ने जो है वो बगौर जायज़ा लिया है, इनको पढ़ा है और पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इन दरख्वास्तों में बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं और इन सवालात के जवाब के लिए जो फ़रीक़ैन हैं उन्हें नोटिस जारी करना ज़रूरी है। तो आज की समाअत में बेशक मुनीर मलिक दस्तियाब नहीं है, हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज दस्तियाब नहीं है, आइंदा समाअत के ऊपर वो दस्तियाब होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अदालती कार्रवाई है वो आगे बढ़े, तो इसलिए हम तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर रहे हैं और आइंदा समाअत से पहले उनको अपने जवाब भी जमा कराने होंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से फ़रीक़ैन हैं जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया है। उनमें सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, आरिफ अलवी, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। सेक्रेटरी जो लॉ हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह हैं जिन्होंने ये तमाम मालूमात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के असासों के हवाले से जमा की थी, इकट्ठी की थी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया और साथ साथ जो है जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 13 फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं और अब आइंदा की समाअत जो मुकर्रर की गई है वो 8 अक्टूबर जो है वो मुकर्रर की गई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि मुनीर मलिक जो हैं वो हमारे बहुत से जो साथी जजेज़ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हों या हाई कोर्ट्स में हैं, उनके उस्ताद भी हैं, हमारा उनका बड़ा एहतराम है, हमें उन्हें सुनते हुए जो है वो बड़ी खुशी होती है। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे जो ब्रदर जजेज़ हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो ब्रदर जज हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया गया है और बार काउंसिल की जानिब से या बार एसोसिएशन की जानिब से भी जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उसमें भी इसी किस्म का बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट हो या बार हो, इनके आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। अदलिया का निज़ाम इसी सूरत में चल सकता है और जो तशवीश बार काउंसिल या बार एसोसिएशन की है वही तशवीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर कार्रवाई जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े और 8 अक्टूबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। तो अब नाज़रीन, हम आते हैं कि आइंदा की समाअत में क्या होगा। आपको बताया कि सदर मुमलिकत को नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, तो अब उन्हें जवाब देना होगा कि जो एलिगेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अपनी दरख्वास्त में लगाए गए हैं कि जो समरी भिजवाई गई थी, एडवाइस भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, उस पर सदर मुमलिकत ने अपनी इंडिपेंडेंट राय देने की बजाय उसे बग़ैर किसी अपनी राय कायम किए उसी तरह से दस्तखत करके आगे रेफरेंस दायर करने के लिए भिजवा दिया था और सदर मुमलिकत ने अपनी कोई राय नहीं दी थी। और इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी उन्हें भी ये जवाब देना पड़ेगा, अपना काउंसिल करना पड़ेगा, अपने वकील के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना होगा अदालत में और उनकी जानिब से भी यही जवाब जो है वो अदालत में जो है वो सामने आएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो समरी भिजवाई थी, जो एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई थी और जो वज़ारत कानून से आपके पास समरी आई थी उस पर आपने ख़ुद क्या ओपिनियन बिल्ड की थी, तो इसके हवाले से भी उन्हें जवाब देना होगा। शहजाद अकबर जिन्होंने तमाम ये मालूमात इकट्ठी की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के मामले के ऊपर, उन्हें यह जवाब देना होगा कि आया कि ये तमाम मालूमात इकट्ठी करने से पहले उन्होंने
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत से इस बात की बाकायदा तौर पर इजाज़त ली थी। और ये भी साथ में ये थोड़ा सा बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से ये भी इस बात का भी उन्हें जवाब देना होगा कि आया कि जब ये रेफरेंस भिजवाया गया था और ये समरी एडवाइस जो है सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी, क्या इन रेफरेंसेस की मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली गई थी या वफाकी काबीना की मंजूरी लिए बगैर ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवाए गए। वज़ीर कानून को भी बताना होगा कि उन्होंने किस तरह से ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई, उन्होंने उनकी ख़ुद की ओपिनियन क्या थी, वो क्या समझते थे। और ये भी बताना होगा इन तमाम शख्सियात को कि जो एलिगेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लगाया गया है, क्या वाकई वो इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त है और ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद के ऊपर दायर किया गया है या नेक नीयती की बुनियाद पर ये रेफरेंस भिजवाया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अलग अलग जवाब जो है वो दाखिल करना होंगे। और उसके बाद आगे फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जवाब आ जाएंगे, फिर उसके बाद जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी जानिब से कहा जाएगा कि चूँकि अब तमाम जो रिस्पोंडेंट हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, उनकी जानिब से जवाब आ चुके हैं, हमें ये जवाब पढ़ने का और इसका बारीक बीनी के साथ जायज़ा लेने का मौका दिया जाए और इस जवाब के जवाब में हम अपना जवाबुल जवाब जो है वो जमा कराएँगे। और चूँकि आज 15 दिन तकरीबन दे दिए गए हैं हुकूमत को फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने के लिए, तो उनकी जानिब से भी इसी किस्म का मौक़िफ़ होगा कि अगर हुकूमत को 15 दिन दिए जा सकते हैं तो हमें भी कम अज़ कम 3 हफ़्ते इस मामले के ऊपर दिए जाएँ। आज जब इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो हमारे बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि अब ये समाअत जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई है और अक्टूबर के महीने में ही, जब 8 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है, ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। नाज़रीन, अब अगर अंदाज़ा लगाना है तो मुझे ये लग रहा है कि मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है और मामला तवालत अख्तियार करेगा। जब 8 अक्टूबर को ये समाअत होगी तो दूसरे जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ होगा कि हमें भी जवाब के लिए 15 दिन दिए जाएँ और 15 दिन के अंदर अगर जवाब आता है या नहीं आता, फिर दोबारा भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। और उमर अता बंदियाल ये कह रहे थे कि जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें तकरीबन तमाम दरख्वास्तों में 70% तक मवाद ऐसा है, तो कोशिश ये की जाए कि जल्द अज जल्द जो आर्गूमेंट्स हैं उनसे मुकम्मल किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इंसाफ़ के लिए तो आए हैं और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ़ भी हो, जल्द इंसाफ़ हो, लेकिन मेरे ख़्याल से उनके माइंड में या जहन में ये नहीं होगा कि इस केस की समाअत जो है वो जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे या जल्द इसके ऊपर फ़ैसला आए। और हमने वकला से बात भी की थी और मुख्तलिफ़ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी बात की थी, उनकी जानिब से मुझे नहीं लग रहा कि जैसे आम मुकदमात में होता है, बहुत सारे उसमें वकला पेश होते हैं तो एक वकील किसी दूसरे बड़े वकील के जो आर्गूमेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस मुकदमे में मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा कि अगर मुनीर मलिक जो दलाइल देंगे और उसके बाद जो आने वाले कोई वकील है वो उनके आर्गूमेंट जो है वो अडॉप्ट कर ले कि मेरे भी वही आर्गूमेंट्स होंगे जो मुनीर मलिक के होंगे। इसमें वकला की जानिब से मामले को लंबा खींचा जाएगा और इस कार्रवाई को कोशिश की जाएगी कि जितनी लंबी हो जाए वो ज़्यादा मुनासिब होगी। और नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के होते हुए, क्योंकि 20 दिसंबर को वो रिटायर्ड होंगे, ये मामला कोई अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। लेकिन अगर कार्रवाई उनकी रिटायरमेंट से पहले मुकम्मल भी हो जाए तो फ़ैसला लिखने के लिए भी इन जजेस को काफ़ी वक्त दरकार होगा। जैसे पनामा के मुकदमे में 56 दिन के बाद फ़ैसला जो है वो जारी किया गया था। अगली हम वीडियो में अगर बात करें तो मेंढकों के ऊपर, जो कि लाहौर में 5 मन मेंढक बरामद हुए, उसके ऊपर बहुत शोर शराबा हो रहा है। लाहौर के अंदर के लाहौरियों को ये मेंढक खिलाए जा रहे हैं। इससे पहले गधों का गोश्त और कुत्तों के गोश्त के हवाले से भी बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर मवाद आया था, बहुत सारी ख़बरें जो है वो चली थी और इस तरह से कोई लतीफ़े भी बने थे, मजाक भी बनाया गया था। लेकिन अब ये हकीकत ये है कि ये मेंढक जो है, ये जो लोग 2 लोग रक्शे में लेके जा रहे थे, एक लेबॉर्ट्री में लेके जा रहे थे और उन्हें वहाँ पर ये फ़रोख्त करने थे और फिर ये मेंढक जो है जो मेडिकल कॉलेजेस हैं लाहौर के, वहाँ पर दिए जाने थे, जहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो उन मेंढकों के ऊपर करने थे। अगर बायोलॉजी के कोई जो स्टूडेंट हमारे नाज़रीन में शामिल हैं तो वो इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। लेकिन ये बात भी नहीं कही जा सकती कि लाहौर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें ये मेंढक नहीं खिलाए जा रहे थे, बल्कि ये मेंढक लाहौरियों को खिलाए भी जा रहे थे। और ये खाने वाले मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो ब्रदर मुल्क चाइना है, वो लोग इस तरह के जो हशरात हैं, जो सेक्ट हैं, इन्हें खाना पसंद करते हैं, उनकी ये मरगूब ग़िज़ा हैं। और इस तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर भी ये इस किस्म के जो सेक्ट हैं, मेंढक वगैरह हैं, वहाँ पर फराम किए जाते हैं, उनको अवेलेबल किए जाते हैं उनके लिए, ताकि उनके जो कस्टमर हैं उनकी ये पसंदीदा ग़िज़ा है। तो ताकि पाकिस्तान में रहते हुए भी हमारे जो बरादर मुल्क चाइना के हों, थाईलैंड के हों या फ़िलिपाइन के हों, उनको अपने मुल्क की जो ग़िज़ा है वो वहाँ पाकिस्तान में दस्तयाब हों। कल हमने जो वीडियो लगाई थी उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि क्या शाह महमूद कुरैशी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, और अब
वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर की जानिब से बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है कि जो गलत बयानी की गई है मुबैना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, इस गलत बयानी के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को वफाकी काबीना में भी जवाब देना होगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्हें लाइल्म रखा गया और मोस्टली वो जो बोलते हैं वकला की वज़रा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी जाती है उसके तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनसे पूछेंगे कि ये जो 16 ममालिक की हमायत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं मिल सकी, इसकी वजह क्या थी और फिर ये बात क्यों फैलाई गई कि पाकिस्तान को 58 ममालिक की हमायत हासिल हो गई है। और बात को ट्विस्ट करके बताया गया 58 ममालिक और थे अक़वाम मुत्तहिदा के, जहाँ 16 ममालिक की हमें हमायत दरकार थी, वो हमायत हमें नहीं मिल सकी और करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल में पेश ना हो सकी। और इस मामले के ऊपर कश्मीर का जो इजलास तलब किया जाना था स्पेशल, वो भी तलब नहीं हो सकेगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। आइंदा की वीडियो तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।